बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमने कंप्लीट किया। उस चैप्टर नंबर 4 के हम एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक के एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज के, ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला एमसीक्यूज देखें 4.1। 1 kg mass has potential energy of 1 joule relative to the ground। आपको क्या-क्या गिवन है? आपको मास गिवन है, आपको पोटेंशियल एनर्जी बता दी गई 1 जूल है। व्हाट इज द हाइट? आपने क्या बतानी है? हाइट बतानी है जिस पर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 गिवन हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम डायरेक्ट आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के इक्वल। ये इक्वेशन हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। यहाँ पर अगर मैं हाइट को अलग करूँ तो ये mg नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg। अब पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल, हमने वैल्यू पुट कर दी। मास भी है 1 केजी, वो पुट कर दिया एंड मल्टीप्लाई किया जी की वैल्यू 9.8 से। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो 0.102 मीटर है। तो ये हमारे पास ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 4.2 कहता है आयरन स्फीयर हुज मास इज 30 किलोग्राम। तो अगेन जो चीज हमें बता दी गई वो हमारे पास मास है एंड हैज द सेम डायमीटर एज द एल्यूमिनियम स्फीयर। एक आयरन स्फीयर है और दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम स्फीयर है। दोनों के जो डायाज हैं वो सेम है। डाया यानी डायमीटर इनका सेम है। whose mass is 10.5 किलोग्राम। पहले का मास जो है वो 30 किलोग्राम है, दूसरे का 10.5 है। The spheres are simultaneously dropped from a cliff। एक चोटी से एक हाइट से उनको हम थ्रो करते हैं। When they are 10 मीटर from the ground they have identical। जब वो 10 मीटर ग्राउंड पर हैं यानी जमीन से 10 मीटर हाइट पर हैं तो दोनों के पास कौन सी चीज सेम होगी? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे अगर ये दो डिफरेंट मैसेज हैं, चाहे दोनों के मैसेज आपके पास डिफरेंट है, पहले का मैस 30 किलोग्राम है, दूसरे का मैस जो है वो आपके पास 10.5 है। जब दोनों फॉल करेंगे तो दोनों आपके पास डाउनवर्ड फॉल करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी से फॉल कर रहे हैं। और जब दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी से फॉल कर रहे हैं तो जब भी ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से फॉल करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा चाहे वो जिस मर्जी हाइट पर मौजूद हो और चाहे उनका जो मर्जी मास है। इनका एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो चीज जो दोनों में कॉमन होगी वो उनका एक्सेलरेशन है। तो अगेन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बॉडी एट रेस्ट में हैव। बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास इन चारों में से कौन सी चीज हो सकती है? स्पीड नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी भी जीरो है। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एनर्जी का ऑप्शन होगा। अब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, वो किसी सर्टेन हाइट पर मौजूद है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन होती है इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हम डिटेल में देख चुके हैं। दूसरी चीज जो आइंस्टाइन ने हमें बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपने सुना होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है उसके पास एनर्जी भी होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मास है तो एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो रेस्ट पर भी है तो मास तो रखता है, तो एनर्जी उसके पास होगी। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, एनर्जी। 4.4 है द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर of its lowest point to 1.5 मीटर एट द हाईएस्ट पॉइंट। सिचुएशन अब आपके पास यूं है कि एक आपके पास चाइल्ड स्विंग के ऊपर बैठा है, ये जो हमारे पास स्लाइडिंग जैसे होती हैं उस तरह मौजूद है। ये आपके पास एक स्लाइड सी है जिससे वो स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद है, इस पॉइंट पर मौजूद है पहले। तो उस वक्त उसकी हाइट है 1.5 मीटर। हाइट अबव द ग्राउंड जो है वो ये है, उसकी हाई हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। फिर वो स्लाइड करता हुआ सपोज यहाँ पर पहुंच चुका है। अब उसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो रह चुकी है 0.5 मीटर। इस पॉइंट पर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, जहां उसकी हाइट रह चुकी है 0.5 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली।
अब वो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास गिवन है। हम यहाँ पर देखते हैं लो हाइट हमारे पास 0.5 है, हाई हाइट 1.5 मीटर है। तो जो डिफरेंस इन हाइट आया, हाई हाइट माइनस लो हाइट, 1.5 माइनस 0.5, तो डिफरेंस आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर का हाइट जो है वो कवर करके आ चुका है। अब हम ये अलग बढ़ चुके हैं कि जब वो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर मौजूद है तो यहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वही इक्वेशन लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब ये वो डिफरेंस ऑफ हाइट है h बेसिकली, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये m से m कैंसल हो जाएगा, v स्क्वायर 2 उधर चला जाएगा ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बचेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये अंडर रूट मुकम्मल आपके पास इस पूरी स्टेटमेंट पर मौजूद है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, 2 की जगह 2, g 9.8 और हाइट जो डिफरेंस है 1 मीटर अप है आपके पास। वैल्यूज पुट की यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया 19.6 का, तो 4.43 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास स्पीड आ गई, अप्रोक्सीमेटली 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। आपने एक बॉल को फेंका अपवर्ड, वो ऊपर गई बॉल, देन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो जमीन की तरफ वापस आ गई। Which force can be considered gravitational force in the scenario? अब यहाँ डिफरेंट फोर्सेज होंगी, ये रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्सेज है, ग्रेविटी है। तो जिस फोर्स से आपने फेंका वो है, तो कहते हैं कौन सी फोर्स जो है वो यहाँ पर कंसिडर्ड होगी एज कंजर्वेटिव। हम इन सब में देखें तो ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने पूरा एक टॉपिक डिटेल में देखा था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, और हमने ये प्रूव किया था कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है वो ग्रेविटी का है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल द लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू। अब आपके पास ये है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो लीनियर मोशन मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है लाइक दिस, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, किस में चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम या जीरो। तो देखिए कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो लीनियर वेलोसिटी कवर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इसके पास क्या होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो आपके पास वर्क डन है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास आ गया। 4.7 है कि पावर ऑफ लैंप इज 6 वाट। लैंप है उसकी पावर 6 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज अ लैंप गिव आउट इन 2 मिनट। लैंप 2 मिनट में जो है वो कितनी एनर्जी देगा। तो बेसिकली पावर से रिलेटेड हमारे पास है, हमें डाटा में पावर गिवन है और फिर हमारे पास जो है वो टाइम गिवन है, हमने निकालनी क्या है, एनर्जी निकालनी है। तो हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं पावर की, ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हम डायरेक्ट आते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा में हमें ये गिवन है पावर, टाइम गिवन है 2 मिनट, 2 मिनट आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 इंटू 60 ये 120 सेकंड बन जाएगा। अब पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ से हमें क्योंकि वर्क चाहिए और वर्क ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, तो ये टाइम वाला फैक्टर इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर है जी 6, टाइम है 120 जो सेकंड में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 720 जूल की फॉर्म में आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है जो 720 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 300 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हमें एक ड्राई बैटरी की एनर्जी देने की एबिलिटी बताई गई है, वो हमारे पास है 3000 जूल। और टू वॉट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, तो पावर बता दी गई। बिफोर द बैटरी इज एग्जॉस्टेड मीन कि बैटरी अपनी सारी एनर्जी यूज कर दे, खत्म हो जाए, उसकी जो एनर्जी देने की एबिलिटी है वो खत्म हो जाए। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बैटरी रन, बैटरी कितनी देर के लिए चल सकती है। तो बैटरी की लाइफ टाइम बेसिकली हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम अगेन ऑप्शंस गिवन हैं, हम डायरेक्ट उसी इक्वेशन की तरफ आएंगे जिसको अभी हमने यूज किया था कि पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल। यहाँ से टाइम चाहिए, तो अब ये टाइम जो है ये हमारे पास इधर शिफ्ट होगा, पावर आके वर्क से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी।
तो टाइम इक्वल टू आ गया वर्क ऊपर पावर, वर्क है 3000, टाइम है 2, तो 1500 सेकंड ये हमारे पास इसकी लाइफ टाइम आ गई। क्योंकि ऑप्शंस मिनट में है तो सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 1500 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 25 मिनट। ये हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4.9 है जी हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मास m आफ्टर ट्रैवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपके पास फिक्स्ड है, की पॉइंट ये है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट फिक्स है फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, फोर्स भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो गेन है वो कितना होगा। अब आप इस डाटा के मुताबिक अगर देखें तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि फोर्स भी फिक्स्ड है और डिस्टेंस भी फिक्स है, तो मास भी एक तरह से ऑलरेडी फिक्स्ड कंडीशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करेगी, क्या मास के स्क्वायर रूट के रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है, मास के डायरेक्टली रिलेटेड है, या इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अब देखें इस सिचुएशन में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास से इंडिपेंडेंट होगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आता है 1/2 mv स्क्वायर, वो मास डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ कंडीशंस कुछ और हैं, डिस्टेंस फिक्स्ड है, फोर्स फिक्स्ड है, तो वर्क डन जितना होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डी। जब दोनों फिक्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यहाँ हमें डिस्टेंस बता दिया गया 10 मीटर का, इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ बता दी गई हमें 5 न्यूटन की। नेक्स्ट इफ द वर्क डन इज 25 जूल, नेक्स्ट क्या बताया, वर्क बता दिया गया। द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज, तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपने एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है जी। अब हमें डाटा में क्या क्या गिवन है, जैसे मैंने पहले बताया डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, वर्क गिवन है, थीटा निकालना है। हम जानते हैं वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट टी, एफ डी कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एफ डी है इसको हम नीचे ले जाएं तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा W ओवर एफ डी। तो एफ डब्ल्यू है जी 25, एफ है 5, डी है 10 सॉरी, तो ये बन जाएगा 25 ओवर 50, आंसर आ जाएगा 0.5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.5, थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं, सॉरी थीटा इधर ही रहने दें, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5 बन जाएगा। अब ये जो कॉस इनवर्स 0.5 है ये हमारे पास क्या होगा, थीटा 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, जो कि हमारे पास क्या है जी, 60 डिग्री है। तो बेटा ये आपके पास एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि नॉर्मली सरगोदा बोर्ड में ऐसा होता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं, तो एमसीक्यूज भी हो सकता है कि एक्सरसाइज से हों और या इनसे मिलते जुलते हों, इन्हीं की टाइप्स के हों, तो इनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज जिस किस्म का मर्जी आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपका आज का लेक्चर था बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।